हेलो फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ज़्यादा आईएमपी बहुत ज़्यादा खास है। अब मजे की बात है, आपको कुछ चीज़ें आईएमपी सीखने के लिए मिलेगा। अभी तक आपने और 2 लेक्चर मैंने जो दिया है यूनिट 2 पर, बीएससी 5वां सेमेस्टर का केमिस्ट्री चल रहा है डीएससी का, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके उन वीडियो को देखना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखना, समझ नहीं आएगा तो मुझे आप कमेंट करके बताना, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं आपको पूरा चीज़ समझ आएगा। आप लोग जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पहले दिल से लेके पढ़ें, उसके बाद दिमाग में लेके पढ़ें, राइट। जब तक आप लोगों के मन में, दिल में आपका पढ़ाई आएगा नहीं, तब तक आपके दिमाग में आएगा नहीं, अर्थात पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो दिल से पढ़ें, इंटरेस्ट लेके पढ़ें, 100% आपको समझ में आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, राइट। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है रोटेशनल स्पेक्ट्रम के ऊपर है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल मतलब रोटेट कर रहा है, कोई एटम जो होगा मॉलिक्यूल में वो रोटेट कर रहा है, और उसके कारण जो स्पेक्ट्रम हमको दिखाई देगा वो हमारा होता है घूर्णन स्पेक्ट्रम होता है। बहुत अच्छा आप देखेंगे, ये सारे चीज़ों को मैं स्पेशल तरीके से बताऊंगा। और इतना सारा जो मैंने लिखा है, 3-4 जो लाइन लिखा हुआ है, ये तो मैं थोड़ा भी स्ट्रक्चर बना के भी मैं आपको पूरा चीज़ सिखा दूंगा, एकदम बता दूंगा, आपके दिमाग में एकदम रहेगा। और ये जो हमारा आपका दिखाई दे रहा है टॉपिक है ना, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, इसी में एक स्पेशल टॉपिक है, इसी के अंदर में ना है ना, डाई एटॉमिक रिजिड रोटर, जो व्यंजक इसका, उन सारे चीज़ों को देखेंगे। और वही तो हमारे एग्जाम में आते हैं ना, तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, मज़ा आएगा देखना आप सब लोगों को। देखो, हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रम कब बनते हैं, सबसे पहले सवाल हमारे मन में आता है। तो ये कब बनते हैं? देखो, मैं ये सारे चीज एक मॉलिक्यूल पर हो रहा है, याद रखिएगा, एटम पर नहीं हो रहा है, ये मॉलिक्यूल के ऊपर में हो रहा है। तो आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा है क्या? हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होते हैं, जब उस पर लाइट हम लोग डालते हैं तो जैसे ही लाइट हम लोग डालें तो उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी काम करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जनरेट होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के अंदर में वाइब्रेशनल होते रहते हैं, और वाइब्रेशनल के अंदर में हमारे पास होते रहते हैं रोटेशनल एनर्जी काम करते रहते हैं। उसी को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम कब दिखाई देते हैं? तो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल जब डाईपोल होते हैं तब यहाँ पर ये काम करते हैं। डाईपोल होते हैं, डाईपोल, ये डाईपोल का मतलब ही तो समझना है। डाई मतलब होता है दो, पोल मतलब होता है ध्रुव, दो ठो ध्रुव, अर्थात हमारे पास इसको हम बॉन्ड में शो करें तो ये हाइड्रोजन है और ये हमारा क्लोराइड है, तो यहाँ माइनस चार्ज होता है और ये हमारा प्लस चार्ज होता है। ऐसा मॉलिक्यूल जो प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाता है वह डाईपोल कहलाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे मेथिल क्लोराइड हो, चाहे हमारे पास वाटर हो, और भी अलग अलग एटम्स होते मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिवाइड हो करके प्लस और माइनस में सेपरेट हो जाते हैं। अर्थात ऐसा मॉलिक्यूल जो प्लस और माइनस दो होते हैं, दो ठो हमारे पास भाग होता है, प्लस और माइनस, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं डाईपोल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जब हमारा मॉलिक्यूल डाईपोल होगा तभी हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रम काम करेगा। मेरी बात सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं सारे चीज़ों को बहुत डिटेल से समझाऊंगा, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, राइट ना। देखो, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम दे रहे हैं, कोई लाइट दे रहे हैं, राइट ना, जैसे ही हम लाइट देंगे, कोई भी यूवी लाइट या कोई भी लाइट हम दे रहे हैं, माइक्रोवेव लाइट दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा मालूम है? ये हमारा जो एटम है हाइड्रोजन का और ये जो हमारा एटम है क्लोराइड का, तो ये दोनों के दोनों एटम अपनी अपनी जगहों पर इस तरीके से ये घूम रहे हैं। ये अपने अपने जगह में क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं, अर्थात अपने अपने जगह में ये घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। और रोटेट होने के साथ साथ ये लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर इसके रोटेशन के कारण और इस मॉलिक्यूल में लाइट गया, उसके कारण दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने लगती है, अर्थात एक क्रिया होने लगती है, जिसको मैंने शुरू लेक्चर में बताया है आप लोगों को, राइट। तो जैसे लाइट पड़ा, ये मूवमेंट कर रहे हैं, अर्थात रोटेट कर रहे हैं दोनों के दोनों एटम, है ना। तो रोटेट करने के कारण यहाँ पर दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो उसके बाद हमको क्या दिखाई देगा? या तो उसके स्थान पर हमको इमिशन होगा या फिर स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। जैसे ही ये टकराया तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, है ना, ये स्पेक्ट्रम दिखाई देने लगता है। लाइट आया, इसने एब्जॉर्ब करा और लास्ट में हमको स्पेक्ट्रम दिखाई देने लगता है। इसी की स्टडी हम कर रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम में। चलिए, बहुत अच्छा है, हम देखते हैं, समझते हैं। यह स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल में केवल रोटेशन एनर्जी स्तर में ट्रांजिशन के कारण होता है। सही बात है,
अभी मैंने आपको बताया पूरा सारा चीज। जब हमारे पास मॉलिक्यूल होगा और मॉलिक्यूल में जब एटम होता है वह क्या करते रहता है, रोटेट करते रहता है, घूमता रहता है, तब यह हमारा जो स्पेक्ट्रम होगा रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाई देने लगता है, कह रहा है। या इतना बात समझ में आ गया। यह स्पेक्ट्रम सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में अर्थात माइक्रोवेव एरिया में बनते हैं। अर्थात सूक्ष्म तरंग जब क्षेत्र दिया जाता है ना, अर्थात माइक्रोवेव जब लाइट दिया जाता है, रेडिएशन दिया जाता है, तब यह काम करने लगते हैं। अतः इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। बिल्कुल कहेंगे भाई, माइक्रोवेव के कारण अगर स्पेक्ट्रम दिखाई देने लगे तो हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, राइट ना। माइक्रोवेव रेडिएशन से मॉलिक्यूल की कंपन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी अपरिवर्तित रहती है। अर्थात हम जब माइक्रोवेव देंगे तो वहां पर दो एनर्जी और होती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम या रोटेशनल एनर्जी को छोड़ के हमारे पास दो एनर्जी और होते हैं। एक हमारे पास होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो ये दोनों के दोनों दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात वो चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि हम माइक्रोवेव दे रहे हैं, राइट ना। इतना बात समझ में आया। अब आगे देखते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रम अणु में तब प्राप्त होता है जब मॉलिक्यूल स्थायी रूप से अर्थात परमानेंट डाइपोल मोमेंट अर्थात स्थायी रूप से द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो यह हमको दिखाई देते हैं। जैसे वही बात तो मैं समझा रहा था ना, यहाँ ये जो मैंने समझाया है, तो यह कब दिखाई देने लगता है रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो हमारे पास मॉलिक्यूल जब डाइपोल होते हैं तब दिखाई देने लगते हैं। एग्जांपल है H2O। हम सब लोग जानते हैं H2O को अगर ब्रेक डाउन करें तो OH माइनस में टूटता है ना, और H हमारा प्लस आयन में टूटता है। तो ये हमारा ब्रेक डाउन हो गया प्लस और माइनस में, अर्थात डाइपोल मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास CH3Cl, ये तो बता दिया मैंने, CH3Cl। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पाते हैं ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, इस तरह से ब्रेक डाउन होते हैं। तो डाइपोल मॉलिक्यूल्स जो हमारा प्लस और माइनस में डिवाइड होते हैं, तभी यह हमारा काम करता है। अगला है H2O2 N2Cl2, अर्थात ये दोनों के दोनों, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, दो नाइट्रोजन एटम है और दो क्लोरीन एटम है, अर्थात ये होमो हमारे पास सम परमाणु होते हैं, अर्थात ये डाइपोल मॉलिक्यूल नहीं है, अर्थात ये अध्रुवीय है। ये ध्रुवीय है ना, ध्रुवीय मतलब समझना, द्विध्रुव, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब दो ठो चार्ज प्लस और माइनस, अर्थात H2O2 N2Cl2 ये हमारा नॉन पोलर होता है, राइट। ये हमारा जब भी हम देखेंगे तो ये H ऐसा बना होता है, O ऐसा बना होता है ना, और नाइट्रोजन का बात करें ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ऐसा जुड़ा होता है। तो ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ये तीनों के तीनों, और एक और है मेरे पास Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर Cl2 ऐसे दिखाई देने लगते हैं, ये सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। तो ये हमारा नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। ये नॉन पोलर का मतलब क्या है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते दोनों एटम में, क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसा है। अलग अलग अगर हो तो बच्चों सभी लोग एक बात जानते होंगे, जो हमारा क्लोरीन है अधिक ऋण वाला एटम है, जो साझा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगते हैं, जिसके कारण उस पर माइनस आता है और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आता है। सभी लोग जानते हैं कार्बन की तुलना में क्लोरीन ज़्यादा ऋण वाला एटम होता है, क्योंकि वह अधिक ऋण वाला एटम होता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है, माइनस आता है, राइट। ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा नेगेटिव एटम होता है, तब वह माइनस चार्ज के रूप में दिखाई देने लगता है, राइट। तो ये बात जानते हैं। अर्थात H2O2 N2Cl2 आदि कैसे घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें परमानेंट डाइपोल रोटेशनल नहीं होते हैं, अर्थात अध्रुवीय अणु सूक्ष्म तरंगे द्वारा उत्तेजित नहीं होते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को यहाँ तक। अब मैं आगे जो बताने वाला हूँ, हमारे पास जो डाई एटॉमिक रिजिड रोटर है उससे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो, राइट। तो ले लिए ना सभी लोग, थोड़ा सा वीडियो को देख लेना और अच्छा से कवर करते जाना, नोट डाउन जरूर करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें दो एटम पाए जाते हैं और दो एटम के बीच में कैसे रिजिड रोटर होते हैं उसे हम समझते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले आप लोग एक ये चित्र को देखेंगे। ये हमारे पास दो एटम हैं, दोनों एटम का बीच का दूरी r देख रहे हो सभी लोग, और ये सेंटर आप मास है, कोई भी ये दो एटम है उनका सेंटर आपका C मान रहे हैं, और ये जो C है वहां से एक एटम का जो रेडियस है वह R1 है और दूसरा एटम का जो रेडियस है वह R2 है, अर्थात इस सेंटर पॉइंट्स, राइट। और पहला एटम का जो मास है, द्रव्यमान है, M1 है और दूसरा एटम का जो द्रव्यमान है वह M2 है। तो इतना बात आप चित्र को
को समझ गए होंगे कि दो परमाणु है। यहां हमने लिखा है मान लो किसी दो परमाणु अणु के दो परमाणुओं के द्रव्यमान m1 और m2 है जो एक दूसरे के r दूरी पर स्थित है कह रहा है, और इन परमाणु को मिलाने वाली अक्ष पर स्थित गुरुत्वाकर्षण केंद्र से इनकी दूरी क्या है, r1 और r2 है, जिसे मैंने यहां पर चित्र में समझाया हुआ है। अब ऊपर देखो थोड़ा सा, यदि अणु को दी गई ऊर्जा अणु में घूर्णन उत्पन्न कर सकती है तो उसे हम घूर्णी स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर कोई भी हम एनर्जी दे रहे हैं उस मॉलिक्यूल को और एनर्जी वो ले करके अगर वो घूमने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं, तो ऐसे जो स्पेक्ट्रम होगा उन्हें हम घूर्णी स्पेक्ट्रम के नाम से स्टूडेंट जानेंगे। इतना बात सब लोग को समझ में आ गया, राइट ना। अब देखो यह अणु अपने अक्ष पर घूम सकती है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने अक्ष पर क्या कर सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं, घूम सकते हैं। ये अक्ष अणु के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से गुजरते हैं। आई होप इतना बातें आपको समझ में आ गया, इजी है एकदम। द्विपरमाणु अणु का ये फिंगर है घूर्णन का, राइट ना। अगर हम दिमाग लगाएं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र C के सापेक्ष अगर जड़त्व आघूर्ण देखें, जड़त्व आघूर्ण को I से दर्शा रहे हैं, और जो हमारा I होता है स्टूडेंट्स, राइट ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा ना, हाँ यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा। जड़त्व जो आघूर्ण होगा हमारे पास वो क्या होगा, तो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है द्रव्यमान और उसका त्रिज्या का वर्ग होता है। तो पहला परमाणु m1 और उसका त्रिज्या कितना है r1, तो इसका वर्ग लगा दिए, ये फार्मूला है। और दूसरा परमाणु का द्रव्यमान m2 मानेंगे और उसका द्रव्यमान r2 और इसके लिए वर्ग लगा देंगे, अर्थात एक परमाणु का द्रव्यमान और उसके त्रिज्या का वर्ग और दूसरे परमाणु का द्रव्यमान और उसके त्रिज्या का वर्ग होता है। यह समीकरण मेरा पहला है। अतः हम बोल सकते हैं कि दोनों परमाणु का जो द्रव्यमान और जो त्रिज्या है ना, आघूर्ण एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं m1 r1 बराबर m2 r2 होता है, राइट। ये समीकरण मेरा दूसरा है। लेकिन स्टूडेंट हम यह भी जानते हैं कि जो r है हमारा, जो त्रिज्या है वह r1 प्लस r2 होता है। तो हम या करके लिख सकते हैं, अगर मुझे r2 ज्ञात करना है तो मैं पक्षांतर कर दूंगा r1 को उस साइड में, तो पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस में चला गया r1। ये देखो लिख सकते हैं ना, r2 बराबर r माइनस r1 लिख सकते हैं। लेकिन मुझे r1 ज्ञात करना रहेगा तो क्या करोगे, r1 मुझे ज्ञात करना रहेगा तो क्या करोगे, पक्षांतर करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, r माइनस r2 हो जाएगा, ये हमारा मान मिल जाएगा। तो इसी मान को हम दो बार इस्तेमाल करेंगे, एक बार हम r2 का मान इतना रखेंगे और एक बार r1 का मान इतना रखेंगे। फिलहाल इतना बात तो समझ में आ गया। ये हमारा समीकरण पहला है, ये समीकरण हमारा दूसरा है, और ये जो r1 r2 लिखा है ना, ये समीकरण हमारा तीसरा है। आप कॉपी में नोट डाउन करते जाना, क्योंकि मुझे एक पेज में ही इसको पढ़ाना है। दो पेज अगर मैं करूंगा तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही पेज में सबको बता दूं, राइट। अब देखते हैं समीकरण 2 और 3 से। समीकरण मेरा 2 और 3 को हम लोग देखते हैं। तो m1 r1 कहाँ है, m1 r1 सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो m1 r1 यहाँ दिखाई दे रहा है, m1 r1 इक्वल टू, अच्छा यहाँ ना समीकरण 2 और 3 बोला है ना, तो ये पहला का तो बात ही नहीं है, 2 3 का बात करें। देखो m1 r1 सेम हो गया, मिलाते जाना, एक एक चीज मिलाते जाना, कॉपी में नोट डाउन करते जाना। मैं 100% आपको गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगा, राइट ना, क्योंकि मैं आपको समझा के ही ऐसे दूंगा, राइट। बस समझते जाना है। देखो आईएमपी है ना, पेपर में आता है, याद रखना आप सब लोग। देखो m1 r1 समीकरण 2 का यहाँ लेफ्ट पक्ष हमारा हो गया इक्वल m2 का m2 हो गया, हमने यहाँ m2 का m2 लिख दिया, राइट। अब यहाँ क्या बोल रहा है, r2 बोल रहा है, r2 का मान मैंने आपको निकाल के दिया है, r माइनस r1 निकाल के दिया है, तो ये हो जाता है r माइनस r1 हो गया। क्लियर हो, इतना बात समझ में आ गया। अब ये हमारा सेम फोटोकॉपी हो गया इक्वल m2 का गुणा दोनों के साथ करूंगा तो m2r हो जाएगा माइनस m2r1 हो जाएगा, ये हमारा इतना मान हो गया मल्टीप्लाई होके। बात समझ आ रही सभी लोगों को। अब देखो m1 r1 का सेम हो गया, अब देखो माइनस में है m2r1, तो इसको मैंने पक्षांतर कर दिया उस साइड, ये प्लस में चला गया, इक्वल m2r का हमारा सेम हो गया। बातें इतना तक समझ में आ गया तो एक बार लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना यस सर समझ में आ गया, राइट। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कॉमन निकाल लेता हूँ चुपचाप। देखो r1 दोनों में है तो मैंने कॉमन निकाल लिया, m1 प्लस m2 यहाँ सेम हो गया, अब बाकी इक्वल का हमारा सेम इक्वल हो गया। लेकिन मेरे बच्चों अगर मुझे r1 निकालना हो तो r1 यहाँ सेम हो गया, इक्वल हमारा इक्वल हो गया, लिख सकते हैं इक्वल में या करके यहाँ या लिख लेना,
R1 बराबर, यहां देख रहे हो क्या लिखा है, M2R लिखा है, M2R हो गया बटे में M1 प्लस M2 नीचे आ गया, ये समीकरण मेरा चौथा हो गया। सेम ऐसे ही हमारा जब R1 की जगह में R2 निकालेंगे तो ये बदल गया, R1 की जगह R2 इक्वल का इक्वल हो जाएगा, M2 का हमारा M1 हो जाएगा, R का तो सेम रहेगा और नीचे हमारा सेम रहेगा, मात्र हमारा मास बदल गया, राइट। अगर हम R1 के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो M2 मिला, लेकिन R2 के लिए ज्ञात करूंगा तो मुझे M1 मिलेगा ना, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं क्या सभी लोग? मास तो हमारा सेम रहेगा ना, दो मास है M1 प्लस M2, कुल द्रव्यमान है दोनों का, राइट। इतना बात समझ में आ गया? एक को समझ गए R1 तो M2 इसका द्रव्यमान है उसके लिए, और ये R है, ये तो मान आपने पूरा यहां से निकालते गए हैं ना। एक बार रिपीट कर दूं क्या? देखो समीकरण 2 और 3 से, 2 मेरा कहां है, समीकरण 2 यहां है, M1 R1 क्लियर, M1 R1, M2 का मेरा M2 हो गया। R2 बराबर मैं क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं R माइनस R1 जानता हूं, चुपचाप कोष्टक में मैंने मुंह उठा के रख दिया, राइट। ठीक है भाई, ये हमारा सेम हो गया, ये हमारा सेम हो गया। अब ये M2 को गुणा एक कोष्टक के साथ कर रहा हूं तो M2 को गुणा R के साथ करूंगा इतना होगा, फिर माइनस होगा, M2 का गुणा R1 के साथ करूंगा इतना होगा। इतना बात समझ आ गया? अब यहां पर लिख लेना एक लाइन, पक्षांतर करने पर, पक्षांतरण करने पर, तो यहां M2 माइनस R1 पक्षांतर हो गया, प्लस में चला गया, राइट, बराबर M2 R का हमारा सेम हो गया। अब मैं R1 को कॉमन निकाला हूं तो यहां लिखना उभयनिष्ठ निकालने पर या कॉमन लेने पर, तो R1 निकाल दिया, क्या बचा M1 प्लस M2 बचा, बराबर में सेम हो गया। मुझे R1 निकालना है तो R1 का R1 हो गया। अब इसके बटे में मैं इसको लिख सकता हूं, ये समीकरण मेरा चौथा हो गया। R1 के लिए मैं मान निकाला हूं तो इतना मान मिला, लेकिन R2 के लिए निकालूंगा तो ये मान हमारा M1 के बजाय M2 के बजाय M1 हो जाएगा, बाकी हमारा सेम होगा। ये मेरा समीकरण चौथा है और ये हमारा समीकरण पांचवा है। आई होप समझ में आ रहा होगा भाई सब लोगों को। ठीक है, बहुत गर्मी लग रहा है भाई, तब भी आप सब लोग के लिए काफ़ी मेहनत चल रही है, बस इसका कद्र करें सभी लोग, चैनल को सपोर्ट जरूर करें। समीकरण 4 और 5 से R1 और R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो मेरा R1 और R2 का जो मान है समीकरण 4 और 5 से, उसे मैं समीकरण 1 में रखूंगा। तो समीकरण 1 को मैं खोजता हूं, कहाँ है, ये है, ये देखें, I बराबर M1, I बराबर M1 मिलाएं, देखो I बराबर M1 इतना तो हो गया है ना। अब क्या बोल रहा है, R1 बोल रहा है, ये देखो R1, ठीक है, ये R1 बोल रहा है, तो R1 का मान आपने क्या निकाला है? पहली बात ये देखो, I बराबर मैंने लिखा M1 लिख दिया, क्लियर हो। अब मैं R पूछ रहा हूँ, ये R1 पूछ रहा हूँ, R1, तो R1 का मान मैंने कितना निकाला है भाई, और यहाँ R1 में स्क्वायर लगा है, याद रखना मेरे भाई, R1 में स्क्वायर लगा है, तो R1 तो कहाँ है, ये है, पूरा इसको पकड़ो और इसके ऊपर में वर्ग लगा दो, बस कुछ मत करना, राइट। इसको पकड़ो और रख दो और वर्ग लगा देना। देखो M2 R, तो M2 हमारा हो जाएगा, यहां पर देख लो, इस पर वर्ग लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरे सभी पर वर्ग लगेगा, तो M2 पर वर्ग लग गए, R भी है तो R पर भी वर्ग लग गया, और नीचे क्या है M1 प्लस M2, इस पर भी वर्ग लग गया। बिल्कुल भाई, इतना को मैंने पकड़ के यहाँ रखा हुआ है, देख लो M2 अपान M1 प्लस M2 और R, इतना तो मेरा मान है। अब वर्ग लगा है फार्मूला में, तो वर्ग 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 तीनों में मैंने वर्ग लगा दिया। एकदम समझ आ रहा होगा, ध्यान से देख रहे हैं तो समझ में आएगा, राइट। देखो I का मेरा I बराबर है ना M1 का M1, इतना तो समझ में आ गया, M1 का M1। अब बोल रहा है R1, तो ये बोल रहा है R1, तो पहले R1 को ढूंढो, स्क्वायर को हम लगाएंगे सब में R1 के मान के ऊपर, तो R1 मेरा इतना है, तो इतना को मैंने लिखा है कि नहीं, चेक करते हैं। M2R है कि नहीं, चेक करते हैं बिना वर्ग के ना। अभी ये देखो M2R दिख गया, और नीचे में क्या है हमारे पास M1 प्लस M2 है, तो M1 प्लस M2, अब सब में वर्ग लगाओ क्योंकि ये सब R का मान है, वर्ग लगा सब में वर्ग लग गया। वैसे ही मैं R2 का मान रखूंगा, तो R2 का मान इतना है, M1R लिखा है कि नहीं, चेक करो। देखो M2 पहले यहाँ का है ना, M2 यहाँ का तो आ गया ना, समीकरण 1 में मान रख रहे हैं, तो M2 ये हो गया। R2 का मान मुझे कितना पता है, R2 का मान मुझे इतना पता है, तो इसको हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 R का मेरा R, M1 प्लस M2 सेम हो गया। अब वर्ग जैसे इसमें लगाया यहाँ वैसे यहाँ लगा दो, वर्ग सब में वर्ग लग गया। आई होप मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, 100% गारंटी है मेरी, मैंने बोला ना गारंटी है भाई हमारी, राइट। I बराबर, अब मैं कॉमन निकालूंगा बच्चों, कॉमन निकालूंगा। देखो दोनों में R का वर्ग है, तो मैंने R के वर्ग को कॉमन निकाल दिया बाहर, राइट। दोनों में M1 है कि नहीं है, चेक करो, फटाफट चेक करो। दोनों में M1 है, यहां भी M1 है, यहां भी M1 है, लेकिन याद रखना यहां M1 की संख्या 2 बार है,
तो मैंने एक बार M1 को निकाल दिया, क्लियर। अभी भी एक M1 बचा है, एक M1 बचा है, यहाँ लिखा मैंने। M2 दोनों में है, यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो M2 को मैंने यहाँ निकाल दिया भाई। तो M1 M2 दोनों कॉमन निकल गए, R के स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो बचा क्या है मेरे पास, बचा है यहाँ M1, क्योंकि M1 की संख्या 2 बार है, 2 बार में से आपने एक बार को निकाला, लेकिन एक बार तो बचा है ना मेरे पास, तो M1 हो गया प्लस M2 2 बार है, देखो यहाँ एक बार M2 निकल गया है, लेकिन यहाँ M2 की संख्या 2 बार स्क्वायर लगा है, तो एक बार आप निकाल दिया तो एक बार बचा है, चूंकि हमारा प्लस है तो हमने निकाल दिया है M1 प्लस M2 बच गया, ये कॉमन निकला है इतना, राइट। और नीचे हमारा देख सकते हो सभी लोग, क्या देख सकते हैं, कॉमन, दोनों समान है, दोनों का हर समान है, त्रिया गुणा नहीं करेंगे। M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 2 बार है, सेम हमारा डिटो रहेगा, राइट, फोटोकॉपी, राइट। अब यहां पर सोचने की बात है बच्चों, M1 प्लस M2 का वर्ग है, यहाँ M1 प्लस M2 है, तो दोनों ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो बचा क्या रह गया, अक्कल लगाओ, बचा क्या रह गया, I बराबर M1 M2 और R की स्क्वायर बचा है, और नीचे में M1 प्लस M2 बचा है। इतना बात समझ में आ गई, राइट, इतना बात समझ में आ गई, राइट। अब यहाँ देखो, इतना का जो मान है बच्चों, इतना जो मान है, जो मैं गोल घेर रहा हूँ, इतना का मान म्यू होता है, तो यहाँ पर मैंने म्यू लिख दिया, राइट। तो I बराबर म्यू आर का वर्ग, इतना के जगह में मैंने म्यू रखा है, और आर का वर्ग का आर का वर्ग, तो जहां म्यू बराबर क्या होगा, हमने लिख दिया है M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये मल्टीप्लाई में है, दोनों याद रखना ना, ये मल्टीप्लाई में है, M1 इंटू M2 और बटे में है M1 प्लस M2, तो इतना के मान के बराबर म्यू होता है, ये द्रव्यमान होता है, राइट ना। आई होप मैंने बहुत क्लियर समझाया, आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, राइट। सब लोग को समझ में आ गया भाई, हाथ उठा के बोलना जय माता दी, राइट, हाथ उठा के बोलो सभी लोग, समझ में आ गया सर, बहुत मेहनत कर रहे हो सर, बोल देना सभी लोग, राइट, क्योंकि एक्चुअल में बहुत मेहनत लग रही है, मैं एक एक चीज़ को समझा के बता रहा हूँ, और ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना कि परीक्षा के बेस पर समझा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको चाहिए वो दे रहा हूँ, है ना, जो स्टूडेंट को नहीं चाहिए वो चीज़ नहीं दे रहा हूँ, जो विद्यार्थी को चाहिए वो चीज़ दे रहा हूँ, इतना ही आप पेपर में लिखेंगे, थोड़ा सा इसका एनर्जी लेवल है उसको भी मैं बता देता हूँ, राइट ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ के थोड़ा सा एनर्जी लेवल को भी हम समझते हैं कि इसका एनर्जी लेवल क्या है, एकदम महत्वपूर्ण बातें को हम समझेंगे, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं कि इसके एनर्जी लेवल क्या है, इसे भी हम एग्जाम में लिखेंगे, राइट। अगर हमको केवल ये पूछा जाए, रिजिड रोटर के लिए व्यंजक पूछा जाए, तो वहीं तक हम लिख करके कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आगे हमको एनर्जी लेवल अगर पूछा जाएगा तो इसको भी हमको लिखना पड़ेगा। बुक में तो बहुत सारा लंबा चौड़ा कहानी दिया हुआ है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमको केवल एनर्जी लेवल बतानी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक यहाँ पर जो फार्मूला बन रहा है, जो समीकरण बन रहा है, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा एनर्जी लेवल के लिए, है ना। आगे सिलेक्शन रूल में मैं आपको बता दूंगा। ई जे बराबर हो जाता है H अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी होगा, और जे होगा, जे आपका रोटेशनल एनर्जी को बता रहा है, और जे प्लस 1 जो एनर्जी लेवल में बढ़ोतरी हुई है, और सेंटीमीटर -1 दिया हुआ है, राइट। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा निकालने के लिए मान दिया जाएगा, राइट। तो ये मान निकालने के लिए हमको एग्जाम में नहीं दिया जाता है। इसका एनर्जी लेवल हमारा जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए एनर्जी लेवल पूछा जाता है, तो वहीं पर हम इनको शामिल कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। और टाइम भी वैसे नहीं रहता है कि आप सारी चीज़ों को लिख पाएंगे, राइट। तो ये सब चीज़ों को निकालने के लिए आगे समीकरण दिया हुआ है, लेकिन मैं डायरेक्ट वहीं से ले रहा हूँ आप सबके लिए, क्योंकि हम यहाँ से लिख सकते हैं आराम से, राइट ना। और ये निकालने का जो तरीका है उसको एक और वीडियो में, उसके लिए अलग प्रश्न बनता है, सिलेक्शन रूल करके परीक्षा में आता है, तो उसको मैं अलग से बताऊंगा इसके अगले वाला जो वीडियो आएगा उसमें। तो फिलहाल आप थोड़ा सा इसको याद करेंगे, जहां ई जे क्या है, ई फॉर एनर्जी है, और जे फॉर हमारा कैसा एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, राइट। यहाँ पर हमने लिखा है रोटेशनल के टर्म में। अब जे क्या है, जे का मान 0 1 2 3 4 आगे बढ़ सकता है। सी क्या है, हमारा प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी है, 3 × 10 का घात माइनस कितना लिखा है, 10 लिखा है सेंटीमीटर, और ऑब्लिक में सेकंड है। आई क्या है, मोमेंटम ऑफ द इंटीरियर इनेरिटिया है। इनेरिटिया मतलब क्या समझे हम लोग, जड़त्व बोलते हैं ना, इनेरिटिया मतलब आप लोग जड़त्व शायद बोले थे, है ना। तो आई है ये हमारा, और जे आपका क्या है, रोटेशनल क्वांटम है। तो हम एक बात और समझ सकते हैं, अगर हमको इतना नहीं लिखना है, इतना चौड़ा कहानी नहीं लिखना है, लंबा चौड़ा कहानी, तो हम एक काम करेंगे, इतना के जगह में हम लिख सकते हैं बी, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है बी बराबर H अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी हमने लिखा हुआ है,
राइट। तो इतना के जगह में हम लोग बी लिख सकते हैं, अगर आप ऊपर ना लिखना चाहे तो। हाँ, ये बता देंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। सीधा यहाँ फार्मूला हम लोग रखेंगे और इतना मान के जगह में हम लोग बी रख सकते हैं। तो इसी समीकरण में मैं इतना के जगह में मैं लिख दिया बी, राइट। तो हमारा एक एनर्जी है ना, ये इसका मान है बोहर मैग्नेटॉन का, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ई जे बराबर बी जे और जे प्लस 1 है, ये हमारा सेम वही फार्मूला हो गया। यदि हम जे बराबर 0 रखें तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ मैं 0 रख के देखता हूँ। 0 रखा और यहाँ भी 0 रखा है ना, अर्थात सब जगह मैं 0 रख करके उनको हम गुणा करते हैं क्या से, 0 से, तो 0 ही आएगा। मान लो अगर जे का मान 1 रखेंगे, अगर जे का मान 1 रख के देखें, 1 1 1 सबको 1 रख दिया, ये जे है ये जे है, तो b का गुणा 1 के साथ करेंगे b होगा, अब b का गुणा फिर 2 के साथ करेंगे 2b होगा। अगर हम 3 रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, अगर 2 रखें, 2 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। देखते हैं, मान लो यहाँ b है, मल्टीप्लाई 2 बोले हो और 2 रख रहे हो, प्लस में 1 रख रहे हो, तो 2 और 1 कितना होगा 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। और यहाँ पर अगर 3 रखोगे तो 3 भी गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ 4 4 तो 12 हो जाएगा, ठीक। यहाँ मान हमने लिख रखा है देखो। अतः j बराबर 0 1 2 3 रखने पर क्रमशः 0 2b 6b 12b 20b और 30b हो जाएगा, एनर्जी लेवल प्राप्त होगा। यहाँ देखो 0 रखें तो 0 और 1 रखें तो 2b, 2 रखें तो 6b, ये हमारा वैल्यू है, राइट ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है ना, ये किसका मान है, ये किसका मान है, आपका j का मान है, और ये जे का वैल्यू है, ये वो ओ वाला वैल्यू है ना, और ये हमारा क्या है, जे का यहाँ पर पूरा जो मान निकाल रहे हैं वो है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, राइट। चलो ले लो सभी लोग स्क्रीनशॉट, सभी को लेना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पूरा जे का वैल्यू है, जे का वैल्यू आपने 0 1 2 3 4 5 रखा, राइट ना, ये हमारा जे का मान है। तो ये हमारा क्या का मान हो जाएगा, ई और जे का, क्योंकि एनर्जी लेवल आप यही देख रहे हैं। तो यही था हमारे इस सब के लिए एनर्जी लेवल। आई होप आप लोगों को काफ़ी मेहनत के बाद ये चीज़ समझ आया होगा, है ना। इसे पेपर में लिखना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए ना सब लोग। चलो दोस्तों, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगला वीडियो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, आप लोग देखना जरूर। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।